हाय एवरीवन। श्योर शॉर्ट सीरीज़ 3.0 का ये 11th पार्ट है। श्योर शॉर्ट सीरीज़ का एक स्पेसिफिक मतलब है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जिसके लिए ये शुरू की गई थी। तो द पर्पज़ इज़ कि आप लास्ट मिनट पे जब रिवीजन करने की बारी आती है तो डेफिनेटली आप पूरी किताबें या पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते। तो इसका पर्पज़ ये था कि लास्ट मोमेंट पे हम ऐसी चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ एग्ज़ाम के जस्ट पहले या एक दिन पहले, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही पर्पज़ से मैं ये वाला जो सीरीज़ है वो लेकर आई थी और ये गेट के लिए और CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। आप लोग जो कमेंट सेक्शन है उसमें चेक भी कर सकते हैं। तो उसका मैंने पार्ट 1 किया, देन पार्ट 2 एंड देन ये थर्ड पार्ट मैंने स्टार्ट किया एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि अगेन आपको वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट दे पाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। मैं फॉर्मूला का भी रिकमेंडे जो कंप्लीटेड या कंपाइल्ड वर्जन है वो बना चुकी हूँ। सीरीज़ ए जो है और सीरीज़ 1 जो थी उसका मैं आपको वापस से कंपाइलेशन दे चुकी हूँ। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसको ज़रूर से देखिए। आपके एग्ज़ाम में जब वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तब आपको उसका वैल्यू समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन द 11th पार्ट शुरू करते हैं और इसके पहले के जितने भी पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के भी उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो अगेन इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना होगा। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट एंड डिस्कशंस रिलेटेड टू एग्जाम। तो सबसे पहले आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपका मोस्टली अगर आप बात करेंगे तो जो CSIR नेट में एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें यहाँ से चीज़ें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हार्मोनल रेगुलेशन, कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है तो किस तरीके से जो आपका हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पर्पस होता है कि बॉडी में जितनी भी वेस्टफुल प्रोडक्ट बने हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या एक्सेसिव अमाउंट में है, जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उन सबको बाहर की तरफ फेंका जा सके, एक्सक्रीट आउट किया जा सके और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, वो चीज़ें हम अंदर रख सकें। ऑल्सो अगर किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे कि वेस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बट देन देर इज़ नॉट दैट मच ऑफ एक्सक्रीशन, तो वहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एक टर्म किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर का मतलब यही होता है कि किडनी अपना काम करने में, मतलब एक्सक्रीशन का जो काम है वो कंप्लीट करने में या पूरी तरीके से करने में असफल रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? देखिए 3 टर्म्स होते हैं मेनली जब भी मैं बात करती हूँ अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो फर्स्ट टर्म इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन मतलब जब आपको पता होगा ये इस तरीके से बाउमेन कैप्सूल होता है। बाउमेन कैप्सूल के बाद में यहाँ से एफेरेंट आर्ट्रियोल आती है और यहाँ से इधर से निकलती है एफेरेंट आर्ट्रियोल और यहाँ पे जो आपको सिस्टम दिखाई देता है दैट इज़ ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से हम पीछे की तरफ थोड़ा जाते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर नीचे तरफ जाते हैं, थोड़ा थिक पार्ट होता है, फिर उसके बाद थिन पार्ट स्टार्ट होता है एंड देन वापस से वो इस तरीके से यू शेप में आपको दिखाई देता है एंड देन वापस से वो थिक पार्ट स्टार्ट होता है और फाइनली ये मिलता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। काफ़ी गंदा डायग्राम है आई एम श्योर बट आपको समझने के लिए हेल्पफुल होगा फिलहाल के लिए। तो ये एरिया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये एरिया है आपका थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है थिन लूप ऑफ हेनले। उसके बाद में ये एरिया आता है आपका थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग। फिर यहाँ पे आपका पार्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये इस एरिया से दूर है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि घूमी घूमी सी फॉर्मेट में ये स्ट्रक्चर इसका होता है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब जब ब्लड यहाँ से आता है तो इस एरिया में, इस जगह पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको बाहर वेस्टफुल प्रोडक्ट होगा उसको वो बाहर निकाल देगा और जो चीज़ें काम की है उसको वो अंदर रख लेगा। तो इस एरिया में आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अब जब फिल्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो जितना ऑस्मोलैरिटी इस तरफ होती है ब्लड की, लगभग सेम ऑस्मोलैरिटी हमें इस तरफ मिलती है ब्लड की, ठीक है। लगभग
300 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे जब जैसे जैसे ब्लड बढ़ता जाता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सॉल्यूट्स, मतलब उसमें कितनी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, उस कितनी चीज़ें मिली हुई हैं उसमें वाटर में वहाँ पे उस वक्त, उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है इस एरिया से वाटर का निकलना, ठीक है, वाटर का एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इस एरिया में आपके, और उसके अलावा यहाँ पे आपके जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब कि अब जो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, किडनी को ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें काम की हैं, और वो जो काम की चीज़ें हैं वो गलती से बाहर ना चली जाएँ, एक्सक्रीशन उनका ना हो जाए, तो किडनी क्या चाहेगी कि उन चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए, उनको वापस से घर में बुला लिया जाए, ठीक है। चीज़ें ख़राब हैं, हमारी ही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ काम की हैं, तो जो जो काम की हैं उनको वापस से घर में बुला लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम बढ़ते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वापस से ऑस्मोलैरिटी जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एट्सेट्रा, ये भी आपके रीएब्जॉर्प्शन भी होता है इनका, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ यहाँ से पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, और फाइनली फिर आपका प्रोसेस जो भी एक्सक्रीशन का है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया दैट इज़ रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ बेटा कि वापस से जो चीज़ें काम की थी, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि आपका आयंस हो गए, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए, उन सबको हमको वापस ले आना है। और फिर सबसे लास्ट में जो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मान लीजिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ, और उनका वापस से आपको सिस्टम के थ्रू उसको फिल्टर आउट करना है, तो उसका होगा सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्सक्रीशन वाला सिस्टम है उसमें पहुंचाई जाएंगी, जैसे कि पोटेशियम आयन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। तो यही तीनों चीज़ें मिलके आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको रेगुलेट कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा मेन काम क्या है कि हमको जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब कि कितनी चीज़ें इस तरफ से इस तरफ पहुंचाई जाएंगी, कितना अमाउंट, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट क्या होना चाहिए, किस रेट से ब्लड इससे उस तरफ जा रहा है, ये मेंटेन करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर चीज़ें ज़्यादा चली गई तो बॉडी में चीज़ों की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है वगैरह वगैरह, और अगर चीज़ें ज़्यादा नहीं गई तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एकत्रित होते रहेंगे, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो बॉडी है वो वहाँ पे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेगुलेट कर रही होती हैं, उन्हीं में से एक पार्ट है हार्मोनल रेगुलेशन, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं भर भर के आपके एग्जाम में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अब आप सब समझ रहे होंगे कि मैं आपसे आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके जी, तो यहाँ पे हमको समझना है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ, कहाँ से, ट्यूब जो जा रही है उसमें से रीएब्जॉर्ब करना है हमको, ठीक है, और साथ ही साथ जो सिक्रीशन है उसका भी रेगुलेशन किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले एक नाम आता है एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन हमेशा एंजियोटेंसिन नहीं होता। एंजियोटेंसिन इन बिगनिंग अगर मैं बात करूं तो एंजियोटेंसिन होता है बेटा रेनिन, सॉरी एंजियोटेंसिन होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को जब सिचुएशन ऐसी आती है कि रेगुलेशन करना है तो यहाँ पे एक नाम आता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में, ठीक है। और फिर एक और हार्मोन आता है जिसका नाम है एस, जो कि एक वापस से पेप्टाइडेज ही है, ये भी पेप्टाइडेज ही था, मतलब पेप्टाइड को कुछ अमीनो एसिड को काट के निकाल देने वाला या कुछ चेंजेस लाने वाला। सिमिलरली एस, जो आप आई एम श्योर कि कोविड के कारण बहुत आम इसका सुन रहे होंगे, ये पिक्चर में आता है, और फिर ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये मेजर स्टिमुलाई दैट ट्रिगर रिलीज, क्यों रिलीज होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। जब कभी भी लो ब्लड वॉल्यूम हुआ, मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम कम, मतलब ब्लड का प्रेशर कम, पानी ही कम है तो पानी प्रेशर कैसे लगाएगा,
ठीक है। तो वॉल्यूम अगर किसी चीज़ का कम है तो डेफिनेटली वहाँ प्रेशर भी कम ही है। जब प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उसके कारण रेनिन इंड्यूस, आप देख सकते हो यहाँ पे रेनिन इंड्यूस करता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, रेनिन कहाँ से आ रहा है, रेनिन आ रहा है लिवर की हेपेटोसाइट सेल से। ठीक है जी। अब ये क्या करता है एंजियोटेंसिन 2, ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे सोडियम बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होने लगेगा। जब सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा बाकी के सॉल्यूट भी रीएब्जॉर्ब होंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, ये एक सिस्टम है जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और यही इसके बाद पास में दूसरा सिस्टम है जिसके सॉल्यूट्स का अमाउंट कम है, तो पानी जिस तरफ सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं उस तरफ भागेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट्स गए, सॉल्यूट आपने देखा होगा कॉलेरा में जैसा कि होता है, सॉल्यूट बाहर की तरफ जा रहा है, पानी भी बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो सोडियम और दूसरे सॉल्यूट का जब रीएब्जॉर्प्शन हुआ, साथ ही साथ वो पानी को बोलते हैं भाई तू भी चल हमारे साथ साथ। ठीक है, इसके कारण जब वाटर भी जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके कारण ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, ब्लड का प्रेशर क्या हो रहा था, लो हो रहा था। हमको चाहिए कहाँ पे आ जाए, हमको चाहिए कांस्टेंट पे आ जाए, तो वापस से ये उसको हल्का सा बढ़ा देगा जिससे कि जो नॉर्मल रेट है उसको वो मेंटेन कर पाए। ठीक है, ये हुआ पहला हार्मोन। दूसरे हार्मोन की तरफ आते हैं, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की अगर मैं बात करती हूँ, इंक्रीज्ड एंजियोटेंसिन 2 लेवल एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्लाज्मा पोटेशियम प्रमोट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। मतलब कि यह क्या हो रहा है, जब एंजियोटेंसिन 2 बढ़ा, ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 के बढ़ने से और जो प्लाज्मा में पोटेशियम का लेवल है, ठीक, उसके बढ़ने से जो एल्डोस्टेरॉन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, रेनिन कहाँ से आया था, रेनिन आया था हेपेटोसाइट से। हेपेटोसाइट से, हेपेटोसाइट मतलब लिवर की सेल। ठीक है, एस कहाँ से आ रहा है, एस आ रहा है लंग्स से, तभी तो कोविड लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन, कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली क्या करता है, ये वापस से जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कहाँ पे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब उसके कारण क्या होगा और कहाँ पे बढ़ा रहा है इसके अलावा, और सोडियम चैनल इन एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल इन कलेक्टिंग डक्ट। प्रिंसिपल सेल इंपॉर्टेंट नाम है, कहाँ पाई जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सोडियम का इसने जो एक्टिविटी, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम चैनल दोनों की एक्टिविटी को इसने बढ़ा दिया। इसके कारण क्या होगा, जो सोडियम और क्लोराइड है उनका तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब वो अंदर तरफ ज़्यादा आएंगे, और पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण अब सोडियम क्लोराइड मतलब आयंस ज़्यादा अंदर आ रहे हैं, और मैंने अभी आपको समझाया जिस तरफ ज़्यादा सॉल्यूट ज़्यादा आयन उस तरफ पानी, तो पानी का अमाउंट वापस से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ गया, तो हमें बैक टू नॉर्मल लेके आना है। ठीक है, तीसरा नाम आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए, अब यहाँ से एक और चीज़ बनेगी, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, बट फिलहाल अभी हम ADH को समझते हैं जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। एक और बात, ये कई बार बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक होके भी मिलते हैं, जैसे कि मतलब अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स के साथ मिलके, तो अगर किसी के साथ मिलके इसका नाम लिखा गया है तो आप समझ जाइए कि उसी के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, तो ADH इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, मतलब कि सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मान लीजिए, मतलब ये बात हो रही है कि कब इसका ट्रिगर होता है, कब ट्रिगर होता है ADH। ठीक है, तो जब सॉल्यूट्स का अमाउंट बढ़ गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, या फिर ब्लड का वॉल्यूम घट गया, दोनों में से कोई भी एक बात, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई या ब्लड का वॉल्यूम घट गया, उस टाइम पे ADH रिलीज होगा। कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, क्या करेगा ये बेसिकली देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया था, इस जगह पे पाई जाती हैं बेसिकली एक्वापोरिन 1 चैनल, एक्वापोरिन 1। तो 2 चैनल यहाँ पे मिलती हैं
एक्वापोरिन 1 और एक्वापोरिन 2। एक्वा मतलब पानी, पोरिन मतलब चैनल जिसके थ्रू पानी बाहर की तरफ रीएब्जॉर्ब होके आ रहा है। ठीक है, जो ADH होता है ये क्या करता है, ये इस एक्वापोरिन को अगर आप देखेंगे तो ये इंसर्शन करा देता है ऑफ वाटर चैनल प्रोटीन इनटू एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ADH क्या कर रहा है, ADH बोल रहा है भाई तुम बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स आ गए हैं यहाँ पे, भाई पानी आप इधर की तरफ चलो, वाटर जिधर की तरफ सॉल्ट ज़्यादा हैं उधर की तरफ आप चल पड़ो। तो बेसिकली एक्वापोरिन को वहाँ पे पहुँचा रहा है या वहाँ पे उसका प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, किस लिए, जिससे कि पानी का रीएब्जॉर्प्शन को हम बढ़ा सकें। तो ये कब कर रहा है आप सोच के देखिए, अब अपने आप दिमाग लगा के कि ब्लड वॉल्यूम या तो घट गया है या फिर सॉल्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और दोनों ही केसेस में इस सिचुएशन को कौन बचा सकता है, पानी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक्वापोरिन 2। और एक खास बात जो यहाँ पर आती है, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ADH एक्वापोरिन 1 के ऊपर कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता, मतलब ADH एक्वापोरिन 1 को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक्वापोरिन 2 को इसने बोला कि भाई आओ तुम यहाँ पे कहीं इस जगह पे कहीं इसका प्रेजेंस होता है कलेक्टिंग डक्ट के आसपास। ठीक है, DCT और कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ से ये बोलेगा भाई आप जो हैं वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन उसका बढ़ाइए। ठीक है, ये हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इसके कारण जो फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन है पानी का वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी। मतलब हमको बेसिकली होमियोस्टैसिस को मेंटेन करना है, मतलब कि जो नॉर्मल सिचुएशन थी उसको हमको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एल्कोहल। किस तरीके से एल्कोहल फ़र्क डालता है आपके ADH के ऊपर, या एल्कोहल अगर बॉडी में है तो क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है एग्जैक्टली, एल्कोहल बॉडी में जाके ADH के रिलीज़ को इनहिबिट करता है। ठीक, एल्कोहल ने ADH को इनहिबिट किया, ADH पानी का रीएब्जॉर्प्शन कर नहीं पाया, पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो ब्लड का जो वॉल्यूम था वो बढ़ नहीं पाया। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑस्मोलैरिटी थी बॉडी की वो घट नहीं पाई। तो इस सब के कारण ये सब चीज़ें होती हैं, और मतलब आप देखते हो सुनते हो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक, ये हो गया आपका एल्कोहल का इफेक्ट ADH के ऊपर या वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के ऊपर। फिर आता है एक नया नाम जिसको हम बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ANP। एक और साथ में आता है यहाँ पे BNP, दोनों में से कुछ भी रहेगा, आप समझ जाइएगा, लगभग सेम सा काम हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो एट्रिया है हार्ट का, एट्रियम और वेंट्रिकल दो पार्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या एट्रियम, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। तो एट्रियम का काम है बेसिकली जो हार्ट के 4 एरिया हैं उनमें से एक नाम है ये, और इसको अगर हम स्ट्रेच कर देंगे, अगर इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण मतलब सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रेचिंग होती है एट्रिया की। स्ट्रेचिंग जब होती है एट्रिया की, उसके कारण स्टिम्युलेशन होता है सिक्रीशन ऑफ ANP का। ठीक है, इसके कारण जब यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई ANP सिक्रीट हुआ। अब ANP सिक्रीट होकर क्या करेगा, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को, और जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन घट रहा है तो वाटर का भी घटेगा। कहाँ पे, PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट दोनों जगह। ठीक है, ऑल्सो इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड ADH एल्डोस्टेरॉन दोनों को वापस नहीं आने देगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रिया का मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा मतलब जो फ्लो था, जो फिल्ट्रेशन था, है ना, फिल्ट्रेशन उस तरफ जा रहा है जो, वो बढ़ा। फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको कांस्टेंट रखना। ठीक है, तो जब स्ट्रेचिंग हुई एट्रिया की उसके कारण ANP रिलीज़ हुआ, ANP रिलीज़ हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पे इसने क्या किया, इसने बोला सोडियम तुम बिल्कुल, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी, तुम इधर तरफ मत आओ, और ना ही वाटर, तुम इधर की तरफ आओ। इधर की तरफ मतलब बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन तुम्हारा नहीं चाहिए। ठीक है,
नहीं चाहिए, तो उसके कारण और कहाँ कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, ये पीसीटी पे अफेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ ये कलेक्टिंग डक्ट पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने बोला तुम इधर नहीं आओगे। साथ ही साथ इसने एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, एडीएच क्या करता था, एडीएच वाटर के रिलीज को में मदद करता था, एल्डोस्टेरॉन अभी हम देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखा एल्डोस्टेरॉन अगर आप बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो दोनों ही सेम काम कर रहे हैं लगभग, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, और दोनों को ही ये इनहिबिट कर रहा है। कौन इनहिबिट कर रहा है बेटा, एएनपी। तो एएनपी ने क्या क्या दो काम किए, एएनपी ने पहला काम किया कि सोडियम का और वाटर का, इन दोनों के रीएब्जॉर्प्शन को इसने इनहिबिट किया। फिर इसने एडीएच को भी इनहिबिट कर दिया, फिर इसने एल्डोस्टेरॉन को भी इनहिबिट कर दिया। मतलब हर वो रास्ता जहाँ से बॉडी में पानी वापस आ सकता है, या सोडियम या जो ऑस्मोलाइट्स वो बढ़ सकते हैं, बिकॉज वो आएंगे तो पानी भी चाहिए, फिर वो भी आना पड़ेगा, तो वो सारे रास्ते इसने बंद कर दिए हैं। अब उसके कारण क्या होगा, उसके कारण सोडियम ज़्यादा यूरिन में जाने लगेगा, जिसको कि हम नेट्रीयूरेसिस भी बोलते हैं। उसके कारण यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, डायूरेसिस हो जाएगा, और उसके कारण ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि हमें यही तो करना था। ठीक है, फिर आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब जब ये कब रिलीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम, मतलब प्लाज्मा में कैल्शियम का जो अमाउंट है वो घटा, तो उसके कारण पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ हुआ। कहाँ से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं इनकी ओपनिंग, उनके ओपन होने को स्टिम्युलेट कर देता है। कहाँ पे, एपिकल मेम्ब्रेन्स में ऑफ अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल सेल्स। मतलब कि जो कैल्शियम चैनल है एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे कैल्शियम की चैनल को स्टिम्युलेट कर देता है। तो कैल्शियम की चैनल को स्टिम्युलेट करेगा तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो अब फटाफट से एक बार हम बहुत ही क्विकली इसका पूरा का पूरा रिकैप देखेंगे कि क्या क्या हुआ समराइज्ड वर्जन में, कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है जी, चलिए तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंजियोटेंसिन 2 की। तो क्या हुआ था यहाँ पे, जब ब्लड का जो वॉल्यूम था वो घटा, मतलब कि ब्लड प्रेशर घटा। ठीक है, तो इसके कारण जो लिवर की सेल्स थी उन्होंने क्या रिलीज़ किया, उन्होंने रेनिन रिलीज़ किया। ठीक, जब रेनिन रिलीज़ हुआ तो रेनिन ने क्या किया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक और पेप्टाइड आया जिसका नाम है ACE। ठीक है, ये कार्बोक्सी टर्मिनल से 2 अमीनो एसिड को निकाल देता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये सोडियम प्रोटॉन जो एंटीपोर्टर है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कहाँ पे, PCT में। ठीक है, इसके कारण इनका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कि बैक टू नॉर्मल। ठीक है, ये हुई पहली बात किसके बारे में, एंजियोटेंसिन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने रेनिन को भी देखा, यहाँ पे हमने एस को भी देखा, यहाँ पे हमने एंजियोटेंसिनोजिन के एक्टिविटी को भी देखा। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। गिव मी मोमेंट अगेन। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हार्मोन की, विच इज़ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन को अब हम देखेंगे। देखिए, एल्डोस्टेरॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये वापस से ये एंजियोटेंसिन का जो लेवल बढ़ा था, एंजियोटेंसिन 2 का जो लेवल बढ़ा था उसके कारण एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ हुआ। तो जो एंजियोटेंसिन 2 था इसका लेवल क्यों बढ़ा था, क्योंकि बीपी कम हो गया था, क्योंकि वाटर कम था। तो एल्डोस्टेरॉन अल्टीमेटली क्या मदद कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन जो हमारे जितने भी जो आयंस है बेसिकली, तो सोडियम क्लोराइड इनके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है और पोटेशियम के सिक्रीशन को घटा रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा,
इसके कारण अल्टीमेटली जो रीअब्जॉर्प्शन होगा आयंस का, जब वो बढ़ेगा तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। थर्ड हम हार्मोन की तरफ चलते हैं, विच इज़ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपका वापस से सेम काम कर रहा है ये भी लगभग। तो आप देखिए, जब कभी भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ऑस्मोलैरिटी मतलब बहुत ज़्यादा आयंस जब होते हैं, ठीक है, मतलब ये बेसिकली तब रिलीज़ होता है जब आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ब्लड वॉल्यूम घट जाता है, वही ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो सेम सिचुएशन। तो एडीएच क्या करता है, एडीएच वापस से जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं, सॉरी नॉट सोडियम पोटेशियम पम्प, एक्वापोरिन 2 को बोलता है भाई तुम वाटर को वापस से जल्दी जल्दी रीअब्जॉर्ब करवाओ। ठीक है। जिसके कारण अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एल्कोहल का इफेक्ट। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एल्कोहल का इफेक्ट क्या होता है, ये एडीएच को इनहिबिट करता है, और एडीएच इनहिबिट होगा तो ऑस्मोलैरिटी ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, दैट इज़ वाई डिहाइड्रेशन। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ ANP BNP। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब कभी भी जो एट्रिया है वो स्ट्रेच किया तो उसके कारण ANP BNP रिलीज़ हुए। एट्रिया स्ट्रेच मतलब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो हमको बैक टू नॉर्मल करना है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे कि जो ये इनहिबिट कर रहे हैं तीन चीज़ों को। पहली बात तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, ठीक है, दूसरा इनहिबिट कर रहा है एल्डोस्टेरॉन को, और तीसरा इनहिबिट कर रहा है एडीएच के एक्टिविटी को। ठीक। तो ये ANP BNP पे ही बेसिकली अल्कोहल का कुछ ना कुछ काम भी होता है साथ ही साथ। ठीक है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ब्लड वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा, इसके क्योंकि वाटर अंदर रीएब्जॉर्प्शन जो है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2O ये नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम घट गया, ब्लड प्रेशर घट गया, बैक टू नॉर्मल। लास्ट आते हैं पैराथायराइड हार्मोन पे। पैराथायराइड हार्मोन ये जब कभी भी कैल्शियम का लेवल घट गया है प्लाज्मा में, तब PTH रिलीज़ होता है। PTH रिलीज़ होके जो कैल्शियम चैनल है उन पे वर्क करता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसके कारण कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है उसको रख दीजिए, और मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के और कुछ पार्ट्स लेकर आऊँगी जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है आपका। एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।